नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारत का भूगोल और अब हम लास्ट पे ही पहुंच गए हैं। आज जो हम पढ़ेंगे इसमें भारत की परिवहन व्यवस्था, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो पढ़ेंगे। इससे पहले सारा भारत का भूगोल यहाँ से शुरू होता है, कंप्लीट है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का देख लीजिएगा। अभी पढ़ते हैं भारत का परिवहन व्यवस्था। पहला प्रश्न यह कि विश्व की विशालतम सड़क प्रश्न है, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान कौन सा है? भारत दूसरे नंबर पे आता है। सबसे पहले नंबर पे आता है यूएसए, अमेरिका। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़क की कुल लंबाई कितनी है? जो कुल सड़क का लंबाई है, मतलब इसमें एनएच भी शामिल है और स्टेट वाला भी शामिल है, तो वो 63.86 लाख किलोमीटर। 63 आप याद रखोगे, 64 लाख किलोमीटर, 64 लाख किलोमीटर। भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? 87%। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि भारत में कुल यात्री जो परिवहन करता है उसमें सड़क परिवहन का योगदान 87% है। जैसे कि वायु परिवहन भी होता है, जल परिवहन भी होता है, तो सबसे अधिक सड़क परिवहन ही होता है, 87%। और फिर कुल सड़क में एनएच का कितना योगदान है, आगे होगा प्रश्न सब। ये सब प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य, मतलब किस राज्य में पक्की सड़क सबसे अधिक देखने को मिलेगा? तो महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र इसमें टॉप पे है। सड़क की कुल लंबाई के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम में लगाना है, यानी पहले जो होगा वो टॉप पे होगा, सबसे अधिक होगा वहाँ पे। तो कुल लंबाई में भी महाराष्ट्र टॉप पे ही है, फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे बड़ा तंत्र है? सबसे अधिक एनएच किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था लेकिन अब महाराष्ट्र है फिर से। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़क की कुल लंबाई कितनी है? 1,32,500। 1,32,500। कुल कितना था? 64 लाख किलोमीटर के आसपास था, 63 पॉइंट समथिंग। तो इसका ये अगर अप्रॉक्स देखो तो 1 पॉइंट समथिंग, यानी 2% के आसपास अगर ऑप्शन होता है तो उसको टिक करते हैं। देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान लगभग कितना है? 2%। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये आया हुआ है कि देश में सड़कों की कुल लंबाई जो है उसका राष्ट्रीय मार्ग का योगदान कितना परसेंट है? तो वो है 2%। ये प्रश्न अलग है, 2%। एक प्रश्न होता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न करवाती है। मतलब कि अगर रोड, मतलब जैसे इतना सारा रोड है और ये एनएच है, तो इस सब का कितना परसेंट ये है? तो ये हो गया 2%। लेकिन लोग जो आवाजाही करता है, यातायात करता है, उसमें कितना परसेंट लोड एनएच पर है, मतलब कितना प्रतिशत लोग एनएच पे सफ़र करता है, तो ये हो जाता है 40%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वही प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न करवाता है? 40%। लेकिन प्रतिशत में कितना है ये? 2%। ये दोनों प्रश्न कई बार आता है। भारत का सबसे लंबा एनएच जो है वो कौन सा है? सबसे लंबा एनएच NH-44 है। NH-44। इससे पहले NH-7 होता था लेकिन उसी में ऐड करके और कर दिया गया, तो NH-44 ये हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग जो 44 है, इसके निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्ग को आपस में मिला लिया गया है? 7 को। 7 राजमार्गों को आपस में मिला लिया गया, उसमें NH-7 भी इंक्लूड है, तो वही बन जाता है NH-44। ये भारत का सबसे बड़ा जो है एनएच है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो 44 है कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है? 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? NH-66 जो है पहले था NH-17 था। निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण जीरो माइल सिटी के रूप में जाना जाता है? जीरो माइल सिटी नागपुर को कहा जाता है। अब तो हालांकि हर एक जगह पे आपको जीरो माइल मिल जाएगा, पर उसकी स्थिति के कारण नागपुर को कहा जाता है जीरो माइल सिटी। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से जो राजमार्ग का लंबा है, एनएच का लंबा है, उसमें आपको अवरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे अधिक इसमें भी महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश और फिर राजस्थान है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। जो NH-44 है यह किस नगरों के मध्य है? NH-44 कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये हुआ तो श्रीनगर से कन्याकुमारी, पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। स्वर्णिम चतुर्भुज
का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ता है? जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना था, पूर्व से पश्चिम गलियारा और उत्तर से दक्षिण गलियारा, तो पूर्व से पश्चिम गलियारा जो है कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? सिलचर से पोरबंदर को। सिलचर से पोरबंदर, सिलचर आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश के आसपास और पोरबंदर इधर गुजरात में मिलेगा, तो उसको जोड़ता है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है वो किसको किसको जोड़ता है? तो ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलान कस्बा जहाँ पे वो दोनों मिलता है, तो वो कौन सा जगह है? झांसी। झांसी उत्तर प्रदेश में, झांसी। यमुना एक्सप्रेसवे है। यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है यमुना एक्सप्रेसवे। स्वर्णिम चतुर्भुज ये क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना 0 माइल स्टोन जो कि नागपुर में है, ये ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करता है। ये कहाँ पे है? तो वही नागपुर होगा। निम्नलिखित में से वो कौन सा शहर है जो देश के सड़क आधार संरचना के लिए सृजित किए जा रहे गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं है? गोल्डन चतुर्भुज पे नहीं है, तो वो जबलपुर नहीं है, जबकि अजमेर, अहमदाबाद और गया जो है इस पे है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को जोड़ता है? उत्तर दक्षिण को तो श्रीनगर और कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी है, और जो क्या था? सिलचर से पोरबंदर था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे का एक क्षेत्र यानी जोन को नहीं दर्शाते? इसमें से कौन सा एक रेलवे जोन नहीं है? तो ECOR नहीं है। विश्व में अच्छा कितने रेलवे जोन है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी एक बढ़ गया था विशाखापत्तनम वाला, तो वो जोड़ के कितना है प्रेजेंट में बताना है। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है। भारत में जो रेलवे नेटवर्क है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है, तीसरा। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? रेलवे तंत्र स्थापित हुआ 1853 में, 1853 16 अप्रैल। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में आया था? तो डलहौजी था उस टाइम, डलहौजी। भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल डलहौजी के शासनकाल में बोरी बंदर यानी मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच चली थी, वही 16 अप्रैल 1853, 34 किलोमीटर, याद ही होगा सबको। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है, गोरखपुर। कोंकण रेलवे जोड़ता है। कोंकण रेलवे रोहा से मंगलुरु को, रोहा से मंगलुरु को जोड़ता है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? हालांकि अब तो ये हो गया, सिक्किम में नहीं था। देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी, देश की सबसे तेज तो अब हो गया वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस उस टाइम गतिमान एक्सप्रेस था, अब जिसको ट्रेन 18 कहा जाता है, वंदे भारत एक्सप्रेस वो है। अगर वो ऑप्शन में ना हो तो गति शक्ति। पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा? तो नाम से ही क्लियर है, हालांकि ये जो डेक्कन ओडिसी है ये महाराष्ट्र में हो रहा, महाराष्ट्र में। भारत में कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है? ये विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विवेक एक्सप्रेस से पहले था हिमसागर एक्सप्रेस, लेकिन अब है विवेक एक्सप्रेस। नहीं, हिमसागर एक्सप्रेस जो था वो सबसे लंबी गाड़ी था, ठीक ना, लेंथ के मामले में, ठीक ना। और ये है लंबी दूरी यात्रा करता है, 4283 किलोमीटर, ये है विवेक एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है समझौता एक्सप्रेस, समझौता। कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? कोंकण रेल मार्ग ये पश्चिमी घाट में। कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर। कोंकण रेल मार्ग किन किन राज्यों से गुजरती है? कोंकण रेल मार्ग गुजरती है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल, ये 4 राज्यों से। कई बार प्रश्न आता है कि कोंकण रेलवे से किन किन राज्यों को फ़ायदा हुआ है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल। भारतीय रेल की कुल परिचालन मार्ग का कितना प्रतिशत भाग जो है वो विद्युतीकृत है? लेकिन 2030 तक पूरा टारगेट है कि 100% हो जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में पूछा जा रहा है कि कितना है। हालांकि ये भी थोड़ा पुराना डाटा ही है, 57.87-60% तक याद रख सकते हैं। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? भारतीय रेल को 18 जोन में विभक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिम रेलवे इसका मुख्यालय है हुबली में, हुबली। पूर्व मध्य रेलवे ये तो हाजीपुर में है, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर।
उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर में है, जयपुर। भारत में कितने प्रकार का रेल मार्ग है? भारत में मिलेगा आपको तीन प्रकार का, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीटर गेज, यही सब है। तो रेल पथ में ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज की चौड़ाई जो है 1.676 मीटर है, सबसे बड़ा यही होता है ब्रॉड गेज। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली हुई थी? भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली हुई थी? 1925 में। 1925 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और जो मीटर गेज तो 1 मीटर का होता है, और जो सबसे नैरो गेज होता है वो 0.67 का ही होता है। आगे कि भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी कौन सी थी जो इलेक्ट्रिसिटी पे चला था 1925 में? ये था डेक्कन क्वीन। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? कहाँ पे 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? मुंबई में है, मुंबई। कुल केंद्रीय कर्मचारी का कितना प्रतिशत, जो सरकारी कर्मचारी है उसमें कितना प्रतिशत रेलवे में है? तो 40%, सबसे अधिक इसी में है, रेलवे में। सबसे बड़ी नियोक्ता सरकारी फर्म यही है। भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? रेल मार्ग की कुल लंबाई 67,956, यानी आप 68,000 याद रख सकते हैं, 68,000। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से गुजरता है? तो पश्चिमी घाट, अभी पढ़े थे, पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को कहाँ से कहाँ तक चली हुई थी? तो उस टाइम हज़रत निजामुद्दीन से आगरा तक चला हुआ था, हज़रत निजामुद्दीन से आगरा तक। अभी T18 याद रखिएगा, ट्रेन 18 वंदे भारत। पहिया और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? जहाँ ये पहिया और एक्सल बनता है यह है बेंगलुरु में, बेंगलुरु। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली हुई थी, प्रथम संपर्क क्रांति चला था दिल्ली से बेंगलुरु के बीच, दिल्ली से बेंगलुरु के बीच। पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चला था? उदय एक्सप्रेस ये था बेंगलुरु से कोयम्बटूर, बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है, कोंकण रेल मार्ग कहाँ पे नहीं जाता? तो बेलगांव नहीं जाता, जबकि मडगांव, रत्नागिरी और उडुपी जाता है। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? यात्री रेलगाड़ी, तो ये तो हो जाएगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। कहाँ रेलवे का मुख्यालय नहीं है? इसमें से कहाँ पे रेलवे का मुख्यालय नहीं है? अहमदाबाद में नहीं है, जबकि बिलासपुर, हाजीपुर, हुबली ये सब में तो है ही। निम्नलिखित रेलगाड़ियों में से कौन सी भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? सबसे लंबे रेल मार्ग पर यह है विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है, 4000 समथिंग का ही पढ़े हुए थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? तो हाजीपुर में तो रेलवे जोन का मुख्यालय है ही। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है जो अभी तक काम में लिया जाता है? फेयरी क्वीन, फेयरी क्वीन। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? वायु परिवहन जो हेलीकॉप्टर सेवा सब है ये सब कब चला? 1911। बहुत सारे बुक में ये भी 1925 लिखा रहता है, तो 1925 में एक चीज़ याद रखना है कि वो भारत में इलेक्ट्रिक ट्रेन जो था वो आया था 1911। यह है वायु परिवहन का। भारत की सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ कहाँ से कहाँ तक किया गया था? तो ये कराची से मुंबई के बीच था, मेनली वो चिट्ठी पत्री लेके गया हुआ था। विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ? विश्व में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? 1911। हवाई डाक सेवा ही हुआ था ये। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो इलाहाबाद से नैनी के मध्य। अच्छा माफ़ कीजिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कुछ और होगा, जो डाक सेवा था वो इलाहाबाद से नैनी तक चला था, इलाहाबाद से नैनी तक। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दूर जाना पड़ेगा, जैसे अमेरिका जाना है, तो वो एयर इंडिया से जाइएगा। नज़दीकी वाले के लिए तो वो लोकल ही चलता है, पर एयर इंडिया से आप विदेश जाते हो। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में ही है, दिल्ली। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माणाधीन है ये, मतलब कहाँ पे बनता है? तो कोच्चि में बनता है, कोच्चि केरल में। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में है, रायपुर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये मिलेगा आपको कोलकाता में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? अब WH पे आ गए, वाटर हाईवे पे। राष्ट्रीय जलमार्ग ये कितने हैं? तो ये अब 100 से अधिक है, यानी 111 यहाँ पे दिया गया है। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? अंतःस्थलीय 14,500 किलोमीटर, 14,500 किलोमीटर। सबसे लंबा जो जलमार्ग है वो पहला ही जलमार्ग है,
राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वो सबसे बड़ा है और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, इलाहाबाद से हल्दिया तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक। आगे भी प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग NH1 कहाँ से कहाँ तक है, तो इलाहाबाद से हल्दिया तक, इलाहाबाद से हल्दिया। अब प्रयागराज कह लो इसको। अगर यहाँ पे राष्ट्रीय जलमार्ग दिया गया है और कहाँ से कहाँ तक जाता है वो सुमेलित करना है। तो पहला है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1, तो यह भी पढ़े थे, इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। जलमार्ग 2 सदिया से धुबरी तक है, सदिया से धुबरी तक। WH3 कोल्लम से कोट्टापुरम, कोल्लम से कोट्टापुरम। और चौथा जो है वो काकीनाडा से मरक्कनम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि यही चारों पूछा ही जाता है। जो 1 है वो इलाहाबाद से हल्दिया, दूसरा सदिया से धुबरी, तीसरा कोल्लम से कोट्टापुरम और चौथा जो है काकीनाडा से मरक्कानम। भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का दिया गया यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे अधिक 95% जो होता है वो समुद्री मार्ग से ही होता है, 95%। भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह है? तो 13। ये बहुत पुराना, पहले से 13 है और काफ़ी न्यूज़ में, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 13 मुख्य बंदरगाह। भारत की तट रेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है, मतलब कम है, ऐसा क्यों है? क्योंकि तट रेखा प्रायः सीधी और सपाट है। तट रेखा जो है वो सीधा है, थोड़ा टेढ़ा टाइप ऐसा रहता है ना, तो बनाने में आसानी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? पश्चिमी तट पर नहीं है इसमें से, तो कांडला तो है ही, गुजरात, मुंबई है ही, मैंगलोर भी है, एन्नोर नहीं है, एन्नोर इस साइड वाले में आ जाता है, पूर्वी घाट में। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? पूर्वी तट पर इसमें से नाहवा सावा नहीं है, जबकि कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम ये सब पूर्वी तट पे है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार है मुंबई का, मुंबई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, मुंबई। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया जा रहा है? तो नाहवा सावा, नाहवा सावा। निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र है? मुक्त व्यापार क्षेत्र है कांडला, गुजरात का, कांडला, गुजरात। कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह कांडला का है, ज्वारीय बंदरगाह। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कौन सा है? तो वो कांडला ही है, कांडला। कौन सा बंदरगाह जुआड़ी नदी की एस्चुरी पर स्थित है? जुआड़ी नदी की एस्चुरी पर स्थित है मर्मगोआ, गोवा में ही है, मर्मागोआ। मर्मगोआ पत्तन कहाँ स्थित है? गोवा में ही स्थित है, गोवा में। भारत के निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन सा ओडिशा के तट पर स्थित है? ओडिशा पे है पारादीप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओडिशा के तट पे है पारादीप। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सेम प्रश्न फिर से हो गया। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। भारत का सबसे गहरा और जो स्थलबंध मतलब सुरक्षित है वो बंदरगाह कौन सा है? स्थलबंध में हो जाएगा विशाखापत्तनम, और ये सबसे गहरा बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश में है। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो ये हो जाएगा विशाखापत्तनम। और यहाँ से लोहे का निर्यात काफ़ी अधिक होता है, क्योंकि विशाखापत्तनम जो था वो खनिज पढ़े थे, उसमें खनिज के लिए, लोहे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। भारत का कृत्रिम बंदरगाह, भारत का कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है, कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे एक कथन गलत दिया गया है। पहला है कि जो मुंबई है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, ये तो सही है। कांडला गुजरात वाला ज्वारीय बंदरगाह है, सही है और मुक्त क्षेत्र का भी है। मर्मगोआ ये गोवा का है और ये गहरा बंदरगाह है, गलत है। सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो विशाखापत्तनम का है। चेन्नई देश का नवीनतम या प्राचीनतम बंदरगाह है, सही है। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? पूर्वी द्वार तो कहते हैं कोलकाता हल्दिया, कोलकाता हल्दिया को। नाहवा सावा बंदरगाह परियोजना जो कि मुंबई पे जो भार है उसको कम करने के लिए किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो मुंबई में ही होगा। भारत के पारादीप एवं कांडला पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ पे है? पारादीप और कांडला, कांडला तो गुजरात में है और जो पारादीप है वो ओडिशा में अभी पढ़े हुए थे, तो ये पूर्वी और पश्चिमी तट पे हो जाएगा। ये पश्चिमी तट पे हो जाएगा कांडला और ये पूर्वी तट पे पारादीप। भारत के पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह यानी इस साइड वाले में, इस साइड में सबसे अच्छा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? इसमें से कौन सा पोताश्रय नहीं है? तो बेंगलुरु नहीं है, जबकि कांडला, कोच्चि और बेंगलोर जो है वो पोताश्रय है। कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? कोलकाता ये है नदीय बंदरगाह, नदीय बंदरगाह। सेतु समुद्रम शिप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तुतीकोरिन के बीच कितनी समुद्री मील दूरी कम करने की संभावना है? तो ये 434 किलोमीटर कम हो जाएगा, 434। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो इलाहाबाद से हल्दिया को किया गया है, जो कि WH1 है।
देश की सबसे लंबी आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? सबसे लंबी आंतरिक सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी आंतरिक जलमार्ग सबसे लंबा। अ, आगे अपना कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये कहाँ पे स्थित है? मुंबई में, मुंबई। पारादीप बंदरगाह किस नदी डेल्टा पर स्थित है? पारादीप ये है महानदी पर, महानदी। कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? प्राकृतिक बंदरगाह चेन्नई तो नहीं है, इसको बाद में बनाया गया है तो चेन्नई हो जाएगा। कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? यानी गुजरात में कौन सा बंदरगाह नहीं है? तो ये जामनगर वाला गुजरात में नहीं है, जबकि ओखा, पोरबंदर, बेरावल ये सब जो है वो कांडला ये सब गुजरात में है। सेतु समुद्रम परियोजना किन्हें जोड़ता है? सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से, मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से। आगे प्रश्न है कि यदि किसी पोत को चेन्नई से कोचीन जाना हो तो उसे पाक जलडमरू को पार करते हुए जाने की बजाय श्रीलंका का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो द्वीप है ना छोटा छोटा सा, वो डिस्टर्ब करता है, तो यहाँ काफ़ी उथला है जिससे पोत को पार नहीं कर सकता है, ठीक ना, तो दिक्कत होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे वही सही है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन, जो पूर्वी तट पे है यहाँ पे, तो वो तो एक पढ़े हुए थे कि कौन सा था, विशाखापत्तनम तो था ही, वो ऑप्शन में है नहीं, तो पारादीप और हल्दिया, पारादीप और हल्दिया। भारत के निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन सा खुला सागरीय बंदरगाह है? खुला सागरीय बंदरगाह चेन्नई का है, चेन्नई। अंतः स्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी, अंतः स्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग होता है गंगा नदी, गंगा। निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए, कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर आपको अरेंज करना है? उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी ऊपर से नीचे की ओर अरेंज करना है। तो ये एसएससी 2014 का प्रश्न काफ़ी डिफिकल्ट है। तो ये यहाँ पे सबसे ऊपर जो है मछलीपट्टनम था, फिर चेन्नई, फिर नागपट्टिनम, सबसे नीचे तुतिकोरिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय पत्तनों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? उत्तर से दक्षिण की ओर, तो कांडला गुजरात का है, फिर हल्दिया, फिर पारादीप और कोचीन। ये आसान था थोड़ा। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? कंटेनर पोर्ट की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। दीनदयाल बंदरगाह कहाँ स्थित है? दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में है, गुजरात। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? लंबी दूरी की, यह डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, वो कहाँ से कहाँ तक चला? वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य, वाराणसी से नई दिल्ली, यही वंदे भारत T20 यही है, T18 है, माफ़ कीजिएगा। तो इसके बाद जो अपना एक्सरसाइज है वो जनगणना दिया गया है, तो वो कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि ये 2011 के आधार पे दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको फिर किसी जो नया आएगा, लुसेंट में अभी तक नहीं दिया गया है, तो उससे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा एक्सरसाइज है वो है जनजाति, उसको अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।